हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है, हमारे चैनल पे 12th फिजिक्स का क्रेश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले ऑब्जेक्टिव के एक सेट देखे थे और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के दूसरे सेट देखने वाले हैं। पिछले ऑब्जेक्टिव में भी हमने ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन देखा था और आज भी हम लोग ऑप्टिक्स के ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है दोस्तों हमारे चैनल पे, कोशिश कीजिएगा कि पूरा देखने के लिए आप अगर चाहें तो वीडियो को स्पीड करके देखें, लेकिन आप जितना भी वीडियो दिया जा रहा है उसे कम से कम कंप्लीट कर लें, ताकि आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको अच्छी तरह से मदद मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है आपको, एक आदमी अपने चश्मे के लेंस को घुमाता है। एक आदमी अपने चश्मे के लेंस को घुमाता है और पाता है कि समायोजन नष्ट हो गया है। यह बताता है कि वह आदमी पीड़ित है। देखिए, समायोजन का जब बात किया जाएगा कि कोई भी समायोजन नहीं हो, मतलब समायोजन जब नष्ट हो जाएगा तो उस स्थिति में आपका जरा दृष्टि दोष काम करता है। मतलब जब जरा दृष्टि दोष होता है तो उस स्थिति में समायोजन आपका काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन अपना। तो बोला जा रहा है, जब नेत्र की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। देखिए, ये चीज याद रखिएगा, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, मतलब पहले कट जाती है। और पहले अगर कटेगा तो उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, और बाद में अगर कटेगा तो उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। ठीक है, निकट कट गया है मतलब निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। और अगर रेटिना के बाद कटेगा, दूर पे कटेगा जाके, तो उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जो हम लोग लेंस प्रयोग करते हैं वो हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है। देखिए, दूरबीन की लंबाई यहाँ बोला गया है, तो खगोलीय दूरबीन की लंबाई यहाँ होती है FO प्लस FE। ध्यान रखिएगा, FO प्लस FE आपका क्या होता है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है, क्या सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की आवर्धन होती है। तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन का बात कहा जाएगा तो आवर्धन जो होता है ये होता है FO बाय FE। FO बाय FE यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा C। आंसर नंबर हो जाएगा आपका C, FO बाय FE। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर लंबाई आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा FO प्लस FE, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि आवर्धन कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा FO बाय FE। इसका क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है, देखिए, बोला जा रहा है, 4 डायोप्टर क्षमता की अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान प्रयोग किया जाता है तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। आवर्धन क्षमता M इक्वल टू होता है -V/U। ठीक है, आवर्धन क्षमता आपका क्या होता है, M इक्वल टू -V/U। आपके पास फोकस दिया हुआ, देखिए पावर दिया है, पावर दिया है 4, तो फोकस इक्वल टू क्या होता है, 1/पावर, दैट मीन्स 1/4। ठीक है, ये तो मीटर में होता है, अगर सेंटीमीटर में निकाले तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये है आपका फोकस, ये है आपका फोकस। अब क्या बोला जा रहा है कि फोकस आपका दे दिया गया है, कितना दिया गया है,
25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब अगर हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करेंगे तो इसका जो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो मेरे पास इमेज बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए प्राप्त होगा। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि v का वैल्यू आपको प्राप्त होगा 25 सेंटीमीटर पर। v कहाँ होगा? 25 सेंटीमीटर पर। और f आपका निकल चुका है कितना? 25 सेंटीमीटर पहले से आप निकाल चुके हैं। तो पहले हम लोग निकाल देते हैं कि u कितना होगा। अगर u निकल जाएगा तो माइनस v/u से हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, आवर्धन क्षमता हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v के जगह हम लोग रखेंगे 1/25। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। f के जगह आपका क्या हो जाएगा? f के जगह भी हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो अगर देखा जाए आपके पास, और अच्छा एक चीज़ और ध्यान देंगे हम लोग, जो अभी हम लोग के पास जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो प्रतिबिंब आपका दर्पण के बाएं साइड मिलेगा और दर्पण के बाएं साइड का प्रतिबिंब आपका माइनस में होगा। तो ये वैल्यू आपका माइनस में होगा। तो अब आपके पास देखिए क्या बच गया, माइनस 1/u इक्वल टू आपके पास क्या बच गया, इसको उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 1/25 प्लस 1/25, डेट मीन्स ये हो जाएगा 2/25 और 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 12.5। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/u इक्वल टू 1/12.5, डेट मीन्स u इक्वल टू निकल गया माइनस 12.5, ये निकल गया आपका u। अब अगर हम लोग आवर्धन की बात करते हैं तो आवर्धन इक्वल टू होता है माइनस v/u। अब v का बात करें तो v आपके पास कितना है? 25 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। माइनस v/u होता है तो माइनस 25 और u का वैल्यू है माइनस 12.5, माइनस 12.5। इसको कटाएंगे आ जाएगा 2, यानी इसका आवर्धन हो जाएगा 2, जो कि आपका यहाँ दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 2। ये आपका निकल जाएगा कितना? आवर्धन क्षमता किसके लिए? 4 डायोप्टर क्षमता वाला जब अभी सारे लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार किया जाएगा तब इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला जा रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है आपके पास के वस्तु लेंस एवं चक्षु लेंस क्रमशः 10 एवं 5 आवर्धन उत्पन्न करते हैं। मतलब एक का आवर्धन उत्पन्न हो रहा है 10 और दूसरा का आवर्धन क्या है? 5। तो बोला जा रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसका आवर्धन क्षमता हम लोग बोलते हैं MO/ME, यानी आवर्धन क्षमता दोनों के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए और आईपीस के लिए। तो दोनों का 10 है, एक का 5 है, यानी 10 गुना 5, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 50। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो हो जाएगी 50। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इक्वल टू क्या होता है? MO/ME, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन और आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन, दोनों को अगर हम लोग गुना कर देती है मेरे पास निकल जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकल जाता है। क्लियर है? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है क्या, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस तथा चक्षु लेंस क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आवर्धन का चर्चा नहीं किया है और लेंस के बारे में बताया जाए तो ये आपका फोकस दिया हुआ होगा। आपका F1 दिया है आपका कितना? 4 सेंटीमीटर, यानी पहले देखिए किसका है, पहले दिया वस्तु लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी FO दिया है 4 और FE दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, यानी FO 4 सेंटीमीटर, FE आपका कितना दिया है?
5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के लिए आवर्धन निकाले। 6 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु, u का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। अब u ओ होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में रखा गया होगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ FO दिया हुआ है और UO दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, VO निकाल सकते हैं आप, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, इसे आप VO निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं सिंस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखिए आपके पास FO है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस 4 है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बात करते हैं, सबको ऑब्जेक्टिव का कंडीशन बना देते हैं। 1/VO, VO आपके पास नहीं दिया गया है, चलो इसको छोड़ देते हैं। 1/FO है यहाँ पर, और UO इधर आके क्या हो जाएगा, 1/UO प्लस में हो जाएगा। देखिए 1/FO, FO का वैल्यू आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, प्लस 1/UO, UO का वैल्यू कितना दिया है आपका, 6 सेंटीमीटर दिया है ना। और ये वैल्यू तो माइनस में रहता है आपका प्रति वस्तु का दूरी। तो अगर देखा जाए ये हो जाता है 1/4 माइनस 1/6 हो जाएगा आपका। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, मतलब 3 में से 2 गया 1, 1/12। तो यहाँ से आपके पास VO का वैल्यू निकल जाता है 12 सेंटीमीटर। VO का वैल्यू आपका निकल गया कितना, 12 सेंटीमीटर। अब चाहिए क्या आपको, तो बोला गया आवर्धन क्षमता निकालना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता हो जाता है -VO/UO 1 + D/FE। ये आपका याद रखिएगा फॉर्मूला है किसके लिए, आवर्धन के लिए, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब देखिए VO/UO, VO कितना है 12 और UO आपको कितना है 6, यानी कि ये हो गया -12 और UO का वैल्यू है 6, ये तो माइनस में रहता ही है। 1 + D का वैल्यू होता है 25। और FE का बात करें हम लोग, तो देखिए FE का वैल्यू पहले आपका दिया हुआ था कितना, 5 दिया हुआ था, तो ये हो गया आपका 5। अब बात करें तो 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, 5 + 1 हो गया 6, ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 2। अब वहाँ देखिए 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, तो यानी आवर्धन हो गया 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, इसका आवर्धन कितना हो जाएगा 12, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन हो जाएगा आपका कितना, 12 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है क्या, कांच के पूर्ण परावर्तन के लिए प्रिज्म का कोण होता है, तो क्लियर है 90 डिग्री। पूर्ण परावर्तन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज को हम लोग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ध्यान रखिएगा, अगर समतल दर्पण के बारे में बोला जाएगा, अगर आपसे बोला जाएगा समतल दर्पण के बारे में, तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा अनंत होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनंत। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखिए एक उभयोत्तल लेंस जिसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, म्यू का वैल्यू कितना दिया है 1.5, के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता निकाले। क्या चाहिए आपको, लेंस की क्षमता। आपके पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है 1/f का। तो अगर हम लोग इससे चलते हैं तो 1/f इक्वल टू, देखिए म्यू माइनस 1, म्यू का वैल्यू कितना दिया आपका 1.5, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1, 1/r1 यहाँ क्लियर बोला हुआ है। देखिए 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, यहाँ देखिए
प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर है, मतलब 1/20 माइनस 1/20। लेकिन ध्यान रखिएगा दूसरा वाला जो अगर मान लीजिए हम लोग उत्तल लेंस है ना, अगर एक का हम लोग प्लस यूज करते तो दूसरा का त्रिज्या क्या यूज करेंगे माइनस आर। पहला वाला का त्रिज्या प्लस आर और दूसरा वाला का त्रिज्या क्या होगा माइनस आर हो जाएगा। तो अगर अब इसको हम लोग सॉल्व करते देखिए क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 0.5 बच जाएगा। और देखिए 1/20 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 0.5 इंटू ये हो जाएगा 2/20, 2/20 ये पॉइंट उड़ा दीजिए आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 1 0 खत्म, बच जाएगा कितना 1/20 बच जाएगा। लेकिन 1/20 क्या बचा 1/f बच गया ना, 1/f इक्वल टू 1/20, तो 1/20 तो f इक्वल टू कितना हो गया, f इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। आपका f कितना निकल गया आपका 20 सेंटीमीटर। हमको चाहिए पावर, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो 1/f का मतलब 1/20 हो गया। और अगर 1/20 हम लोग बात करते तो पावर को हम लोग क्या डायोप्टर में दिखाते हैं, तो यहाँ आपका सेंटीमीटर में, ये आपका सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करना होगा तो 100 से भागा देंगे हम लोग, और 100 से भागा देंगे तो 100 चला जाएगा ऊपर, तो 100 बटे आपका 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये टोटल कट जाएगा आपका कितना बार में 5 बार में, और ये आपका आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। ध्यान रखिएगा कैसे बनाए हम लोग, आपके पास ये वाला फॉर्मूला काम करेगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इस पे लगाइएगा, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन पूरा पूरा बन जाएगा। क्लियर। चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला गया क्या खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी की बात करें हम लोग तो अंतिम प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब जो भी होता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक उल्टा प्राप्त होगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बोला गया क्या जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा आवर्धन क्षमता में जो फॉर्मूला होता है ना उसमें L/F ऐसे टर्म आता है, यानी कि L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके कारण आवर्धन क्या होगा इसका बढ़ जाएगा। यानी कि नली का लंबाई जब बढ़ाया जाएगा तो उसका आवर्धन क्या होगा कि बढ़ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से क्या व्यवहार। देखिए निकट दृष्टि दोष का बात करेगा तो आपके पास दो तरह का लेंस होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। ये है आपके पास उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस, ये है आपका अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस में दोनों सतह के बीच का दूरी कम है ना, तो कम होने के कारण ये वाला जो अवतल लेंस है इसको निकट दृष्टि दोष में हम लोग प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष में हम लोग प्रयोग करेंगे। किसको अवतल को प्रयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष में, जबकि उत्तल के बीच का दूरी क्या है ज़्यादा है ना, तो ये हम लोग दूर दृष्टि दोष में प्रयोग करेंगे। इसको यूज करेंगे हम लोग दूर दृष्टि दोष के लिए, हम लोग उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करें। तो बोला गया है निकट, तो निकट के लिए क्या होगा आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, किसके लिए निकट दृष्टि दोष के लिए। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, एक प्रिज्म है पतला प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक कितना दिया है म्यू दिया है, तो बोला गया उसका न्यूनतम विचलन क्या होगा। देखिए विचलन को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक है, इसको मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, और मिनिमम डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये वाला होता है मिनिमम डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, बोला गया एक लेंस 1.5 का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, इसका नाभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है हो जाता है। अगर बात किया जाएगा अगर किसी लेंस को समान अपवर्तनांक, यानी कि जितना लेंस का अपवर्तनांक है कांच का
उतना ही अपवर्तनांक वाले किसी दूसरे माध्यम में ले जाया जाएगा तो उसका फोकस अनंत हो जाता है। और फोकस अनंत होने का मतलब हो जाता है कि उसका वक्रता केंद्र भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र जो है फोकस का 2 गुना हो जाता है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक फोकस दूरी के उत्तल लेंस एक समान फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ रखे गए हैं तो संयोग की फोकस दूरी होगी, संयोग की फोकस दूरी होगी। हालांकि इसका आंसर अनंत होगा। कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 फोकस, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एफ है और दूसरा भी एफ है, ठीक है। क्या बोला, एक उत्तल लेंस एक समान फोकस दूरी अवतल लेंस, यानी कि एक प्लस में होगा और एक क्या होगा, माइनस में होगा, ये बोला गया है। अब बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1/f, 1/f इक्वल टू बोला जाता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो देखिए 1/f अगर मान लीजिए f1 है, अब प्लस ये भी f1 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, दोनों को सेम कर देते हैं। एक तो यहाँ माइनस में होगा क्योंकि एक उत्तल एक अवतल है। अब देखो ये 0 हो जाएगा, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर फोकस कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम सूर्य को देखते हैं इसके क्षैतिज पर आ जाने के थोड़ा पहले तथा क्षैतिज पे नीचे अस्त हो जाने के थोड़ा बाद। यह किसके कारण होता है, ये तो आपका किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। सूर्य जो है जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद भी दिखता है एवं सूर्योदय के कुछ समय पहले ही दिख जाता है। तो ये कंडीशन आपका किसके कारण होगा, अपवर्तन के कारण होगा। बोला जा रहा है आंख के जिस भाग के कारण वस्तु का आकार एवं रंग का ज्ञान होता है, वस्तु का आकार एवं रंग का ज्ञान किसके कारण होता है, प्रकाश शिराएं होती है, इनके कारण से होता है। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इस पर एक समांतर किरण पुंज पड़ती है तो लेंस से कितनी दूरी के बाद किरण पुंज अभिसारित होगी, मतलब कहाँ जाके समांतर प्रकाश पुंज जो होता है वो कहाँ जाके मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ आप अगर फोकस निकाल लिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये अभी आपके पास क्षमता दिया, यानी कि पावर इक्वल टू दिया 2 डायोप्टर, तो फोकस इक्वल टू क्या होगा, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू 1/पावर। तो देखिए 1/पावर मतलब 1/2, ठीक है, डायोप्टर। अब ये तो होता है मीटर में, अगर सेंटीमीटर में निकालना तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से जब इसको डिवाइड किया तो ये कितना होगा, 50 हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। तो फोकस इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन में बोला गया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो जरा दृष्टि दोष के बारे में बात किया जाए तो जरा दृष्टि उसमें कौन सा लेंस होगा आपका, तो ये बाइफोकल लेंस आपका यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सा लेंस, बाइफोकल लेंस। अवतल किसके लिए, निकट के लिए, उत्तल किसके लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए, और बाइफोकल किसके लिए होगा, तो जरा दृष्टि दोष के लिए आपका यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, बोला गया जल एवं कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। जल का और कांच का जो अपवर्तनांक है यह आपका 4/3 एवं 3/2। तो बोला गया है क्या आपको, कांच की अपेक्षा जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक कितना होगा। जिसकी अपेक्षा बोला जाएगा उसको नीचे रखेंगे,
क्या बोला ना, कांच की अपेक्षा ना, तो कांच का अपवर्तनांक को नीचे रखेंगे यानी 3/2 और जल को ऊपर रखेंगे यानी कि 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2/3 × 3 हो जाएगा यानी 8/9। तो 8/9 आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकदार नजर आता है। देखिए पानी के अंदर चमकता है किस तरह से, आपके पास ऑप्शन है, अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ना तो विवर्तन होगा, ना ही परावर्तन होगा, ना ही आपका अपवर्तन होगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखिए क्या है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है ना, और दर्पण का ऑप्शन है। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। एक प्रतिबिंब ऐसा बनता है जो दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। तो दर्पण के पीछे बनना मतलब बड़ा बनना और सीधा बनना, और सीधा प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और इसमें आभासी प्रतिबिंब मांगा गया है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, बोला गया है क्या, किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। आपके पास अगर कोई लेंस है तो उसकी फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है केवल इनकी सतहों की वक्रता त्रिज्या पर, सतह की वक्रता त्रिज्या पर, इनके सतह की त्रिज्या एवं इसके पदार्थ के अपवर्तनांक पर। तीसरा, ये दोनों पर निर्भर कर रहा है। देखिए त्रिज्या पर तो कर ही रहा है, सतह की त्रिज्या एवं इसके पदार्थ का अपवर्तनांक इस पर भी कर रहा है। तो तीसरा ऑप्शन चलते हैं, इसके सतहों की वक्रता त्रिज्या, इसके पदार्थ के अपवर्तनांक एवं इसको घेरने वाले माध्यम के अपवर्तनांक, इन तीनों पर डिपेंड करेगा किसी भी लेंस की फोकस दूरी। क्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, पदार्थ के अपवर्तनांक और इनको घेरने वाले माध्यम, तीनों पे डिपेंड करेगा आपका लेंस की फोकस दूरी। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर नहीं करती है। किस पर नहीं करती है, तो अपवर्तनांक पर तो कर ही रहा है, दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या पर भी कर रहा है, लेकिन वस्तु दूरी से कोई मतलब नहीं है, वस्तु दूरी से कोई मतलब नहीं है। यानी कि वस्तु दूरी से कोई मतलब नहीं है तो कहाँ किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये वस्तु दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? तो ये था आपका टोटल 25 क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, और साथ ही अगर आप आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं जैसे नीट, जेई, किसी भी एग्जाम में, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कोशिश कीजिएगा सारे वीडियो का टोटल अंत तक देखने के लिए। आप भले स्पीड बढ़ा दीजिए या फिर कुछ जो क्वेश्चन जान रहे हो उसको आप स्किप करके देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि देखिएगा तभी आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।